हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू राइट अकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हमने स्टार्ट कर दिया है आपका बोर्ड क्रैश कोर्स इन विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो बच्चों, माय नेम इज प्रशंसा शर्मा एंड आई एम गोइंग टू बी योर साइंस मेंटोर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? द नेम ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर इज chemical reaction and equation. Chemical reactions and equations. तो बच्चों, अगर मैं दो शब्द आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊं, इस चैप्टर की वैल्यू बताऊं, तो वो ये है कि आज से 1 साल बाद आप 11वीं क्लास में जाएंगे और 2 साल बाद 12th क्लास में जाएंगे। तो वहां जाके बच्चों आपके पास केमिस्ट्री पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। और केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं बच्चों? क्या रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ते हैं, वही पढ़ते हैं जो इस चैप्टर का नेम है। तो कहीं ना कहीं वहां की जो साइंस की और फिर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, जो बेसिक्स है वो कहाँ स्टार्ट हो रही है बच्चों? यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो आपको ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है। मेरे पढ़ाने के बाद आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है। व्हाई? बिकॉज रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है? तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभार हम दूध को खुला छोड़ देते हैं, है ना? खास करके गर्मियों वाले दिनों में। तो क्या होता है जब हम दूध को खुला छोड़ते हैं? हम जब दूध को गर्मियों के टाइम में खास करके जब हम खुला छोड़ते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि वो थोड़ा थिक हो जाता है। वो पहले तो लिक्विड फॉर्म में होता है, बट बाद में क्या होता है कि उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। जैसे वो क्या कहते हैं, उसको फटना भी कहते हैं, या फिर वो दही बन जाता है, कुछ इस तरह से बोलते हैं, राइट? तो वो या तो फट जाता है या फिर वो कर्ड में बदल जाता है, दही में बदल जाता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, कि आपने अक्सर देखा होगा हमारे पास जो लोहा होता है, कभी कभार लोहे की हमारे यहाँ ग्रिलें लगी होती हैं घरों में, या फिर हमारी छत पे कभी कभार लोहे रखे होते हैं, या कुछ ब्रिजेस जो होते हैं वो लोहे के आपने देखा होगा जो बने होते हैं, और जो बहुत साल हो जाते हैं जिनको बने हुए, वो क्या होते हैं, वो ढह जाते हैं, या उनके उनका रंग बदलने लगता है। कैसा रंग? उनके ऊपर एक कोटिंग सी जमने लगती है, ब्राउनिश कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की एक कोटिंग सी जमने लगती है। तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं जर रहा है, राइट? हम क्या बोलते हैं? ये आयरन तो जर रहा है, उसको हम जरना कहते हैं। ठीक है? अच्छा बच्चों, ये जो आयरन का जरना है, ये आप इसी चैप्टर में जाके डिटेल्स में पढ़ोगे। बट अभी जैसे आप 10th क्लास में हो, तो आप इतने बड़े तो हो ही गए हो कि आपने ये प्रोसेस अपने आसपास देखा ही होगा। लाइक इट्स वेरी कॉमन कि लोहा गलने लगता है, जरने लगता है, दिस इज। तो यहाँ तो ये दो एग्जाम्पल्स हो गए। अब मैं आपसे थोड़ा बायोलॉजिकल के क्वेश्चंस पूछती हूँ। जैसे कि हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं? हम O2 इनहेल करते हैं, बट हम रिलीज कौन सी करते हैं? हम CO2 रिलीज करते हैं। हम इस प्रोसेस को और क्या कहते हैं बच्चों? वी कॉल इट रेस्पिरेशन, राइट? तो इस रेस्पिरेशन में ऐसा क्या होता है कि हमने जो इनहेल किया वो तो O2 था, बट रिलीज किया वो CO2 था। आपके पास क्या हुआ? आपके पास तो पूरा कंपाउंड, आपका गैस पूरी चेंज हो गई। सो हाउ डज दिस हैपन? ये हुआ कैसे? सो बच्चों, इसी तरह के और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे आप क्या नोटिस करते हो? चेंजेस नोटिस करते हो। क्या चेंज? क्या देखते हो? चेंजेस। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज करा, आप चेंजेस देखते हो। तो अब हम थोड़ा चेंजेस की बात करते हैं। देखो, वैसे तो आपने ये टॉपिक अपना 9th क्लास में पढ़ा होगा। कौन सा टॉपिक मैम? कि ये कि हमारे पास चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास चेंजेस होते हैं दो तरह के, फिजिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज होता है, राइट? अगर मैं बोलूं, पूछूं आपसे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, तो बच्चे फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जहां केमिकल चेंज नहीं होता। बच्चे बोलेंगे मैम ये क्या बोलता है कि जहाँ केमिकल और केमिकल चेंज बताओ। तो देखो, मैं इसकी आपको एक दूसरी डेफिनेशन बताती हूँ। जो फिजिकल चेंज होता है वो चेंज होता है जहां पे हमारे पास कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। ठीक है बच्चों? अब बच्चे बोलेंगे कंपोजिशन क्या होती है? तो कंपोजिशन बच्चों हमारे पास क्या होता है? इन कंपोजिशन वी हैव कि हमारे पास जो सब्सटेंस होता है, उसका हमारे पास एक फिक्स फॉर्मूला होता है। कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसका एक फिक्स फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मैं पानी की बात करूं, तो पानी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H2O। ठीक है? अब आप ये पानी कहीं का भी ले लो, जैसे आप समुद्र का पानी ले लो, आप अपने घर में पीने वाला पानी ले लो, आप बारिश के टाइम पे जो पानी आता है वो वाला पानी ले लो, आप कहीं का भी पानी ले लो, हर जगह पानी का फॉर्मूला केवल एक ही होने वाला है, एंड इट विल बी H2O। ठीक है बच्चों? वो अलग बात है कि कहीं पर इम्प्योरिटी वगैरह हो जाती है, बट फॉर्मूला पानी का यही रहने वाला है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में कुछ चेंजेस कर दूं, चेंजेस कैसे? देखो, यहाँ पे H कितने हैं? 2, और O कितने हैं? 1। तो अगर मैं इनका रेशियो लिखूंगी तो रेशियो हमारा यही आएगा, 2:1। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दूं, लाइक
कुछ एटम्स H2 के H के बढ़ा दूं घटा दूं या O के बढ़ा दूं, जैसे मान लो मैंने एक फॉर्मूला लिखा H2O2, तो मैंने इसमें क्या करा, मैंने यहाँ पे एक O का एटम बढ़ा दिया। तो अब इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये हमारे पास होता है वाटर। तो जो मैंने यहाँ पे जो चेंजेस कर दिया है ना एटम का, उससे क्या हुआ, इसका रेशियो बदल गया। रेशियो कैसे, यहाँ पे H कितने हैं बच्चों, 2, O कितने हैं, 2, तो ये रेशियो क्या हो गया, 2:1। हम इसे क्या लिखते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हम इसे कैसे लिखते हैं, 1:1 भी हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है चेंज इन कॉम्पोजिशन, जो कि हमारा फिजिकल चेंज में नहीं होता है। कंपोजिशन से मतलब हमारा होता है कि जो नंबर ऑफ एटम है, जो उनका रेशियो है, वो एक सब्सटेंस के लिए फिक्स होता है। अगर मैंने पानी में एक ओ बढ़ा दिया तो वो पानी नहीं रहा, ये जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, दिस इज नॉट वाटर। द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज ओनली H2O। तो हर सब्सटेंस की कंपोजिशन फिक्स होती है, और फिजिकल चेंज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो चेंजेस होते हैं जहाँ पे आपकी कंपोजिशन नहीं बदलती। जैसे अगर मान लो कि मैंने आपको एक पेपर दिया और पेपर आपने फाड़ दिया, तो पेपर फाड़ने के बाद उसके दो टुकड़े हो गए, लेकिन पेपर पहले भी पेपर था, बाद में भी पेपर रहा। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं और देती हूँ आपका। जैसे आप मोमबत्ती जलाते हो, तो जब आप मोमबत्ती जला देते हो, तो जलाने के बाद क्या होता है कि वो मोम पिघलती है, पिघलते पिघलते क्या होता है कि वो मोम कम हो रही है, कम होते होते वो एक टाइम ऐसा आता है खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी स्टेट जो है घट रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पे ये जो चेंजेस होते हैं, जहाँ पे आपकी स्टेट कम हो रही है, बढ़ रही है, या स्टेट आपकी बदलती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में, तो ये हमारे पास फिजिकल चेंज होता है, यानी फिजिकली कोई बदल रहा है। केमिकल चेंज नहीं होता, केमिकल चेंज वो चेंज होता है जहाँ पे आपकी कंपोजिशन बदलती है। ठीक है, अब जैसे पानी की बात कर लो, पानी बर्फ से पानी बनता है या पानी से भाप बनता है, तो ये आपके पास फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं। क्यों, क्योंकि आपका चाहे आप बर्फ ले लो, चाहे पानी ले लो, चाहे आप स्टीम ले लो, इन तीनों ही में ही आपका जो फॉर्मूला है वो H2O ही रहने वाला है, वो आपका फॉर्मूला नहीं बदलने वाला है, यानी कि आपकी कंपोजिशन नहीं बदलने वाली है, आपका फॉर्मूला सेम रहने वाला है, बस आपकी स्टेट बदली है। तो हम अगर फिजिकल चेंज में लिखना चाहेंगे, हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, नो चेंज इन कंपोजिशन। ठीक है बच्चों, वहीं पर अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो वो कौन से चेंजेस होते हैं, जहां पे हमारी कंपोजिशन में चेंजेस आते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूं कि आपको ये पता कैसे चलता है कि आपके यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, राइट, हाउ डज यू नो, यानी कि फैक्टर्स, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, वो फैक्टर्स जिनसे आपको ये पता चलता हो कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हमारे यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं बच्चों, जैसे कि हमारे पास होता है चेंज इन स्टेट, राइट, हमारे पास या तो उसकी स्टेट में बदलाव होता है। स्टेट का एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ, मिल्क का कर्ड में बदलना, मिल्क का फटना या कर्ड में बदलना। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या होता है हमारे पास फैक्टर, हमारे पास होता है चेंज इन कलर, राइट, कलर का भी एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ। कलर में हमारे पास क्या होता है, आयरन का, आयरन का देख सकते हो, आयरन जब जरने लगता है तो उसके ऊपर क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन क्या आने लगती है, एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आने लगती है। तो ड्यू टू कलर वी नो दिस कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है। तीसरा हमारे पास बच्चों क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहीं पर जब गैस रिलीज होती है। अच्छा, इसको आप कैसे देखोगे, इसका बच्चों आप ऐसे देखोगे कि आपको यहाँ पे आपके लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, जब आप उन लैब में आप उनको एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ये पता कैसे लगेगा कि यहाँ रिएक्शन हो रही है। तो वहां पे कुछ रिएक्शंस में क्या होता है बच्चों, हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है, हीट हीट नहीं, गैस, गैस रिलीज होती है। तो जब वो गैस रिलीज होती है ना, कैसी गैस बच्चों, जैसे हमारे पास H2O रिलीज हुई, H2 हमारे पास क्या होती है, एक बबल टाइप गैस होती है। तो जब वो रिलीज होती है ना, तो आपको पता लग जाता है, तो आप क्या होता होगे, अरे यहाँ पे तो रिएक्शन हो गई है। क्यों, क्योंकि हमें चेंज दिख रहा है। ये हम आप फैक्टर पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स यानी कि जो चीजें हमें दिख रही है, हम देख के बता सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये चेंज हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हुई है, हमारे पास रिएक्शन हुई है। चौथा हमारे पास क्या होता है बच्चों, चौथा फैक्टर हमारे पास होता है चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ गया एकदम से, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर, किसी का टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया, तो वहां पर भी हमें पता चलता है। क्यों, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जहाँ पे हमारी हीट रिलीज होती है। जो मैंने पहले यहाँ पे हीट बोल दिया था ना गैस की जगह पे, तो वो ये वाली चीज है कि कुछ रिएक्शंस हमारे पास ऐसी होती है कि जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हीट रिलीज होती है या फिर उनको हीट चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, टेम्परेचर भी एक फैक्टर होता है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि चेंजेस हमारे दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज फिजिकल और दूसरा हमारे पास केमिकल। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जहाँ पे हमारे पास क्या होती है, कंपोजिशन बदली जाती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जहाँ पे आपके पास
आपको जिनको चेंजेस देखकर ये पता चल पाए कि अच्छा यहाँ पे केमिकल चेंजेस हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे अगर मैं बात करूं कि आपकी लैब में, आपकी एनसीईआरटी में आपको एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन कैसे, ये दिखाने के लिए कि रिएक्शन में चेंज कैसे आता है। आप मतलब जैसे अब मैंने आपको क्या बोला, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस की डिस्कशन की है कि जिन चेंजेस को आप देखकर ये बता पाओ कि अच्छा यहाँ पे रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो कुछ आपके क्या दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखी है जहां पर आप अपनी आंखों से देख सको कि ये अच्छा रिएक्शंस ऐसे होती हैं। वो कौन सी रिएक्शन होती है, जब आपके पास क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। अगर आप उस मैग्नीशियम को बच्चों जलाते हो तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो ऐसे करके आपके पास एक ना मैग्नीशियम रिबन होती है लाइक दिस। तो जब आप उसे एक कैंडल में, कैंडल बोल रही हूँ, आपके तो लैब में बर्नर होता है, जब आप उसे बर्नर से बर्न करते हो तो कुछ एक तो आपके पास व्हाइट फ्लेम्स रिलीज होते हैं उसमें। व्हाइट फ्लेम्स के बाद जो आपका जो नीचे एक जलने के बाद, जिसे आप जैसा कागज जलाते हो तो कागज जलाने के बाद राख निकलती है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे पास एक व्हाइट पाउडर रिलीज होता है, व्हाइट पाउडर होता है ये हमारे पास। तो ये जो होता है व्हाइट पाउडर, ये क्या फॉर्म करता है, ये होता है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ये हमारे पास मैग्नीशियम है, इसने हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ से इसे ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये जो व्हाइट पाउडर फॉर्म हुआ, ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ये एक्टिविटी बच्चों आपको क्या दिखाने के लिए करवाई जाती है, दिस एक्टिविटी ये आपको करवाई जाती है ये दिखाने के लिए टू शो रिएक्शन, कि हाउ अ रिएक्शन टेक प्लेस, कैसे एक रिएक्शन में आपका एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बनता है। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे भी बताना चाहूंगी कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है वहां पर हमारे पास क्या होता है कि हमारे एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बनता है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो, हमारे पास पहले दूध था, दूध हमारा दही में बदल गया, हमारे पास आयरन था, आयरन हमारा जरने लगा, उस पर कलर की कोटिंग आ गई। रेस्पिरेशन में हम लेते ऑक्सीजन है पर छोड़ते CO2 है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि हमारा एक चीज से दूसरी चीज में फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज केमिकल रिएक्शन, जहां पर आपका एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है। तो और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी यही दिखाने के लिए है कि आपका Mg, आपके पास एक एलिमेंट था Mg जो कि किस में बदल चुका है, MgO। नाउ दिस इज अ होल, ये एक पूरा फॉर्मूला है। जैसे मैंने आपको पानी का बताया था, पानी का कैसा फॉर्मूला होता है, H2O। तो ये पूरा मॉलिक्यूल यानी पूरा फॉर्मूला वाटर को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये अपने आप में एक सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास MgO। तो बच्चों अब तक हमने बात करी अपना रिएक्शंस के बारे में कि हमारे पास चेंजेस होते हैं, वो कैसे होते हैं, फिजिकल, केमिकल, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे उनमें चेंजेस आता है, कैसे आप केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हो, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन्हें देखकर आप केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वेशन। इक्वेशन तो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, राइट। अगर मैं इसकी आपको मैं वो लिखूं डेफिनेशन, तो ये हमारे पास होता है, इट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये जो मैथमेटिकल वर्ड है, ये केमिस्ट्री में क्या कर रहा है, व्हाई डू वी स्टडी इक्वेशन इन मैथ्स। लाइक अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशंस तो हम कुछ इस तरह की पढ़ते हैं ना, 2x + 6 = 12, कुछ इसी तरह की पढ़ते हैं, जहां पे हम दो एक्सप्रेशंस को बराबर रखते हैं, बराबर यानी इक्वल टू, दिस इज फॉर इक्वल टू, जहां पे हम दो एक्सप्रेशंस को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे ये हम इक्वेशन का जो वर्ड है, ये इक्वेशन वर्ड, ये तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, तो ये भला हम केमिस्ट्री में क्यों यूज करते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि व्हाई डू वी यूज इक्वेशन इन केमिस्ट्री। तो बच्चों मान लो कि मैंने आपको पहले अभी एक रिएक्शन लिख के दिखाई थी, राइट, Mg + O2 + MgO। अगर मैंने इस चीज को यहाँ पे ऐसे करके लिखा, मतलब मैं इसको थ्योरी में लिख रही हूँ, मैंने लिखा व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन with burner, it release white flame and powder known as magnesium oxide। तो बच्चों मैंने यहाँ पे इतना बड़ा ये पैराग्राफ लिखा, राइट। अभी मैं इसी पैराग्राफ को आपको एक इक्वेशन में लिख के दिखाती हूँ कैसे। मैंने लिखा Mg + O2, दिस गिव MgO। हम इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों मैंने इस पूरे फॉर्मूले को इस रिएक्शन में लिख दिया, इस इक्वेशन में लिख दिया। मैंने क्या करा, मैंने इस पूरी जो थ्योरी को मैंने यहाँ पे लिखा एक केवल एक इक्वेशन में। ठीक है बच्चों,
तो मैंने से कितना रिड्यूस कर दिया, राइट। हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे यहाँ पे कितने एफर्ट्स लगे हैं, हमारी जो हम अगर मैं बात करूं हमारे एफर्ट्स कितने डिक्रीज हो गए हैं। अगर आप केमिस्ट्री में बात करो तो केमिस्ट्री में आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कितने बड़े बड़े नाम होते हैं, लाइक एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम और पता नहीं कितने एलिमेंट होते हैं, 118 यानी 118 एलिमेंट आपके इस टाइम है पीरियोडिक टेबल में। तो उनमें से कितने एलिमेंट्स के तो इतने बड़े बड़े नाम होते हैं। अगर आप पूरी थ्योरी फॉर्म में लिखने जाओगे कि ऐसे करके अगर इसने इसके साथ रिएक्ट करा तो इसने इसको साथ ये फॉर्मूला बनाया, और ये तो बल्कि वो बहुत सिंपल है, MgO। तो आपके तो आगे जाके ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले, इतने बड़े बड़े कंपाउंड के ऐसे बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, उनको कैसे लिखोगे आप। सो व्हाई डू वी यूज इक्वेशन इन केमिस्ट्री इज बिकॉज टू रिड्यूस आवर एफर्ट्स। हमारा अगर मैं इसे काउंट भी करने लगूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैंने केवल 9 वर्ड्स में इस पूरे पैराग्राफ को आपको समझा दिया लिखकर, कि ये जो पैराग्राफ कहना चाहता है वही चीज ये इक्वेशन कहना चाहती है। सो दैट्स व्हाई वी यूज इक्वेशन इन केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन का एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाई डू वी यूज इक्वेशन इन केमिस्ट्री। नाउ हमारे पास एक अलग चीज आती है, वो चीज होती है क्या, एक नई चीज आती है, वो चीज होती है हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। पहले तो मैम हमने इक्वेशन पढ़ा कि ये क्या होता है, बट अब हम बैलेंसिंग की क्या जरूरत आ गई भाई इक्वेशन में, राइट। क्यों पढ़ते हैं हम बैलेंसिंग। तो बच्चों इसका केवल एक ही आंसर है, वो क्या है जो आपने अपना फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है बच्चों ये रूल हमें ये कहता है कि हमारा जो मास है दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली अपीयर इनटू वन फॉर्म, इट कैन ओनली डिसअपीयर फ्रॉम वन फॉर्म एंड अपीयर इनटू अनदर फॉर्म। यानी ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अपीयर हो सकता है, बट ये हमारा डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं किया जा सकता। हमारा पास जो मास है वो बराबर रहेगा। कैसे बच्चों, अच्छा इक्वेशन के बारे में अभी मैं आपको एक चीज और बताना भूल गई, वो चीज ये है कि हमें इक्वेशन लिखने का, लाइक इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। तो अगर मैं आपको वो यहाँ बता दूं, एक सेकेंड, अगर हम इक्वेशन की थोड़ी और बातें करें, क्योंकि आपको बैलेंसिंग बतानी है ना इसके बाद, तो बैलेंसिंग में वो चीज, अच्छा तो मैंने रिएक्शन यहाँ पे कैसे लिखी थी बच्चों, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखी थी कुछ। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख दूं Mg + O2 दिस गिव MgO, राइट। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन होती है, केमिस्ट्री में हम इस तरीके से एक इक्वेशन लिखते हैं। अब हम यहाँ पे हर चीज का सिग्निफिकेंस समझते हैं कि वो क्या चीज होती है, क्यों वो लिखी जाती है, क्यों वो यूज होती है। ये जो हमारा एरो होता है ना बच्चों, ये एरो डिस्टिंग्विश करता है यानी डिफरेंशिएट करता है दो पार्ट्स को। कौन से दो पार्ट्स को, एक होता है हमारे पास ये वाला पार्ट जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। दूसरा हमारा ये वाला पार्ट होता है जो कि हमारा राइट हैंड साइड में होता है, क्यों, ये हमारा राइट हैंड साइड में है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे एरो का राइट वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एरो का लेफ्ट वाला पार्ट है। तो जो बच्चों ये वाला पार्ट होता है ये हमारा कहलाता है रिएक्टेंट। क्या कहलाता है बच्चों, दिस पार्ट इज नोन एज रिएक्टेंट, LHS वाला। और इस साइड हमें क्या कहलाते हैं, हम लिखते हैं प्रोडक्ट। ये हमारा होता है प्रोडक्ट का साइड। और ये जो एरो होता है ना, ये एरो बच्चों हमारा रिप्रेजेंट करता है कंप्लीशन को। यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, और ये एरो हमें ये बता रहा है कि आपका जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुका है, राइट। आपके पास और भी तरह की रिएक्शन होती है जो आप आगे जाके पढ़ोगे, उसमें आपका अलग साइन यूज होता है, जैसे इसीलिए साइन की अपनी बहुत वैल्यू होती है। एक साइन ऐसे आप आगे जाके अपना पढ़ाई करोगे, ये जो साइन होता है हमारा इक्विलिब्रियम का होता है। इसमें क्या होता है कि ये साइन हम क्यों यूज करते हैं, ये साइन इसलिए करते हैं कि जितना हमारे पास रिएक्टेंट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर हो चुकी है। यानी कि क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक इक्विलिब्रियम आ गया है। तो ये चीज आप बाद में पढ़ोगे, बट मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्यों, क्योंकि हमारा साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ। तो जो हमारा ये एरो वाला साइन होता है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कंप्लीशन को, ठीक है। ये हमारी इक्वेशंस हो गई, ये हमारी इस तरीके से इक्वेशन होती है। और यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों साइड होते हैं, अब आते हैं हम अपना किस वाले पार्ट पे, कंजर्वेशन ऑफ मास के पार्ट पे। जो चीज मैं कह रही थी, अब मैं वापस से ये इक्वेशन लिखती हूँ, Mg + O2 दिस गिव्स MgO, राइट। आपका जो एलिमेंट यहाँ पर है वो आपका एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में भी होगा। पहली चीज तो ये है, कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग आपने जो एलिमेंट यहाँ लिख दिया वो आपका एलिमेंट यहाँ पर भी मिलेगा।
बस उसके नंबर्स कम या घट बराबर हो गए होंगे। हमारे पास ये होता है। अब जो उसके नंबर्स बढ़े या घटे हैं, आपको उसे बैलेंस आउट करना है। और बैलेंस क्यों करना है? ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास। हर चीज का जो आपका रीजन है वो कंजर्वेशन ऑफ मास ही होने वाला है। अगर आपने mg, आपका रिएक्टेंस, आपके जो जो एलिमेंट्स यहाँ रिएक्टेंट साइड में मौजूद है वो आपका प्रोडक्ट साइड में भी मौजूद होंगे, लेकिन हो सकता है उनका नंबर कम हो गया हो, बढ़ गया हो, ऐसा हो सकता है रिएक्शन में। तो आपको क्या करना होता है? उसे बैलेंस आउट करना होता है। क्यों करना होता है? ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आ गया? हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं? ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इतना समझ में आ गया? तो हमारे पास ये होती है बैलेंसिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है कि हमारे पास बैलेंसिंग के कुछ रूल्स होते हैं, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आगे जाके बच्चे इसी में फंसते हैं। कई बच्चे तो इसे करते नहीं है, इसकी वजह से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होते हैं। मैक्सिमम रूल्स फॉर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो अब हम सीखेंगे कि हम जो है इक्वेशन को बैलेंस आउट कैसे करते हैं। मैंने अगर मान लो यही रिएक्शन लिख दी, Mg प्लस O2, दिस गिव्स MgO। अच्छा, अगर मैं एक बात बताऊं, ये रिएक्शन मैं शुरू से लिख रही हूँ और शुरू से ही मैं इसे बैलेंस आउट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मुझे आपको एक टॉपिक पढ़ाना था बैलेंसिंग वाला, राइट? तो अब हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? ये रूल्स ऑफ बैलेंसिंग है। ये जो होते हैं बच्चों, हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। ये जो होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास मैग्नीशियम हो गया, दिस इज ऑक्सीजन, एंड दिस इज, ये जो हुआ है इन दोनों से रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना है, दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल रिएक्शन। स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने। तो ये इन दोनों को मिला के एक नया सब्सटेंस हमारा बना है, नई स्पीशीज बनी है, विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने यहाँ पे क्यों बताया ये ऐसे करके एलिमेंट। तो हमारे पास फर्स्ट रूल क्या कहता है बच्चों? मान लो मेरे पास ये कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब इस एलिमेंट की ना हम ऊपर नीचे एक नंबर लिखते हैं। ऊपर नीचे मतलब कैसे? मतलब देखो बच्चों, एक नंबर हम एक डिजिट, या एक नहीं मतलब एक डिजिट होती है, कोई भी डिजिट, 1 2 3 4, कितनी भी डिजिट, 2 डिजिट में भी लिख सकते हो आप, जैसे 12 10, कितनी भी डिजिट लिख दो। वो जो एक नंबर होता है, वो जो नंबर होता है वो हम एक तो नीचे लिखते हैं और वही एक नंबर हम लिखते हैं इस एलिमेंट के आगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे केसेस होते हैं अराइज। कैसे केसेस अराइज होते हैं? पहला केस, अगर मैंने कोई भी नंबर इसके नीचे लिख दिया, मान लो मैंने 2 लिख दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके 2 एटम्स हैं। क्या है? 2 एटम्स हैं। सिमिलरली दूसरा केस, अगर मैंने इसके आगे कोई नंबर लिख दिया, तो जो भी नंबर मैंने इसके आगे लिख दिया वहां पर भी उतने ही एलिमेंट्स एटम्स होंगे। यहाँ पर भी कितने एटम हो गए? 3 एटम हो गए। ठीक है बच्चों। अगर आप सोच रहे हो कि 2 ही क्यों लिखा, देखो मैं बोल रही हूँ कोई भी नंबर लिख लो। अगर आप 2 की जगह ना 12 कर दोगे, अगर आप इसके आगे 1 जोड़ दोगे, 12 कर दोगे इसे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 12 एटम हो गई है। ठीक है बच्चों। तो ये कहना चाह रही हूँ मैं कि आप जो भी नंबर नीचे लिखोगे तो उतने ही आपके पास क्या होते हैं? एटम होते हैं। जो भी नंबर आप यहाँ आगे लिख दोगे उतने ही एटम्स आपके पास होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक थर्ड केस अराइज होता है। वो क्या होता है बच्चों? जब आपके पास आगे और पीछे नीचे दोनों ही तरफ डिजिट लिखी होती है। कैसे? 3x2। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे आपको करनी होती है मल्टीप्लाई। 3 × 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास कितने एटम्स हो गए हैं? हमारे पास हो गए हैं 6 एटम। समझ गए बच्चों? तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? 6 एटम। और ये वाला जो रूल है ये आपका लगता है मैक्सिमम जगहों पे, मतलब इसमें इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है आगे जाके, क्योंकि बच्चे इसमें क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये आपका बिल्कुल बेसिक है। यहीं से आपकी बैलेंसिंग स्टार्ट हो रही है। यहीं से आप अपना जो खुल के है एकदम दिमाग को एकदम समझो कि यहाँ पे हमारे रूल्स क्या होते हैं, क्या कहता है। तो मैंने यहाँ पे इन जनरल एक एलिमेंट लिखा और मैंने आपको क्या बताया कि जो नंबर होते हैं वो एक तो यहाँ नीचे लिखे जाते हैं और एक उसके आगे लिखे जाते हैं। अगर उसके नीचे यहाँ पे कोई नंबर लिखा है तो उसका मतलब वो उतने ही उसके एटम्स होंगे। अगर कोई नंबर उसके आगे लिखा है तो क्या होता है? उसका मतलब वो तो इतने ही एटम्स होंगे। थर्ड केस होता है जब हमारे पास दोनों ही तरफ लिखा होता है, हमारा यहाँ पे भी लिखा होगा और यहाँ पे भी लिखा होगा, तो उस केसेस में क्या करना होता है? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है सिंपली। तो हमारे पास कितने एटम्स हो गए हैं? यहाँ पे 6 एटम हो गए। ठीक है। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास यहाँ पे इसका एक दूसरा रूल आता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये मैंने फर्स्ट लिखा है ना, यहाँ पे मैं इसका सेकंड रूल लिखती हूँ। सेकंड रूल में ये होता है बच्चों कि मान लो आपके पास एक कंपाउंड है। कंपाउंड कैसा? जैसे ये है MgO।
पहले तो मैंने ये जो रूल है ये आपका एक एलिमेंट के लिए है, एक सिंगल एलिमेंट के लिए बताया मैंने कि अगर उसके आगे लिखा है और उसके नीचे लिखा है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंपाउंड, और एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, और वो एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो अलग अलग नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, उनका रेशियो होता है, रेशियो। ठीक है, जैसे कि ये तो चलो मैं पढ़ाऊंगी, मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, हम शुरू से H2O का एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे H2O ही लिख देती हूँ। तो मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये समझाना चाह रही हूँ कि जो एक कंपाउंड में, एक मॉलिक्यूल में जो कई सारे एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये जो उसके नीचे जो नंबर लिखा है, देखो देखो यहाँ पे एच के नीचे एक नंबर लिखा है, राइट, लेकिन ओ के नीचे कुछ नहीं लिखा, देख रहे हो ना आप? यहाँ पे हमारा क्या है, एच के नीचे एक नंबर लिखा है, वही वाली चीज जो मैं यहाँ इसके फर्स्ट केस में समझाना चाह रही थी आपको, कि यहाँ पे नीचे जो नंबर लिखा रहता है, तो क्या होता है, मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि जो भी नंबर लिखा होगा उतने एटम्स होंगे। तो आप क्या लिखो बोलोगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ इस फॉर्मूले में एच के कितने एटम है, तो आप देखोगे कि एच के नीचे 2 लिखा है, तो एच के कितने हो गए, 2 एटम हो गए। सिंपल है। अगर आप ओ को देखोगे तो ओ के नीचे क्या कुछ लिखा है, ओ के नीचे यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ओ के 1 एटम हो गए। जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो क्या होता है बच्चों, 1 एटम होता है। नाउ अगर यहाँ पर मैंने किसी एक नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी ना बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको यहाँ पे कि आगे भी एक नंबर लिखते हैं, अगर मैंने यहाँ पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दी ना, तो क्या होगा कि उस नंबर की मल्टीप्लाई उसके मौजूद, उसके पीछे मौजूद जितने भी एलिमेंट है सबसे होगी। यहाँ उसकी मल्टीप्लाई एक्स से भी होगी, ओ से भी होगी। जितना भी नंबर लिखूंगी मैं, मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2H2O, तो ये जो नीचे पन्ना, ये देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी नंबर जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के नीचे लिखा होता है वो केवल उसी के लिए लिखा होता है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, एच के नीचे 2 लिखा है, तो ये जो 2 नीचे वाला जो 2 है ये हमारा ओ के लिए नहीं है। चलो मैं इसे 3 बना देती हूँ ताकि वरना दोनों 2 2 हो जाएंगे। तो यहाँ जो नीचे 2 लिखा है ना बच्चों, ये जो 2 है ये केवल एच के लिए है, ये ओ के लिए नहीं है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रही थी कि यहाँ पे ये जो 2 है ये एच के लिए है। इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन जो ये 3 लिखा है ये 3 इन दोनों के लिए ही है। आप इन दोनों के लिए सॉल्व करोगे। अगर मैं आपको पूछूं कि अब मैंने जैसे इसके आगे 3 लिखा हुआ है और आप मुझे बताओ कि अब यहाँ पे कितने एलिमेंट है, तो आप इसे सेपरेटली सॉल्व करोगे। सेपरेटली कैसे, आप पहले इन दोनों में से एक एलिमेंट को उठाओ, एच को उठा लिया मान लो। अब आप एच को देखो कि एच कैसे लिखा है, जो एच को आपको आगे वाला डिजिट लेना है, एच लिखना है, और एच के नीचे क्या लिखा है वो लेना है। अब ये कौन सा वाला केस बन गया, ये वाला केस बन गया, थर्ड वाला जो मैंने आपको बताया था कि इसके आगे भी कुछ लिखा है और इसके नीचे भी कुछ लिखा है, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो ये 3 into 2, यहाँ पे भी 3 into 2 है, तो यहाँ पे कितने हो गए इसके एटम, 6 हो गए। अब आप ओ को देखो, ओ के नीचे तो कुछ भी नहीं लिखा, ओ के आगे लिखा है, ये कौन सा वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया। समझ रहे हो? तो जो आपका हर जगह केस लगता है वो लगता तो मेजरली ये फर्स्ट वाला भी है, लेकिन ये जो कंपाउंड वाले फॉर्मूले हैं इसमें मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जो एक पर्टिकुलर एटम के नीचे एक नंबर लिखा होता है वो केवल उसी के लिए होता है, बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। लेकिन जो उसके आगे जो नंबर लिखा होता है, जैसे मैंने यहाँ 3 लिख दिया, वो फिर उसके पीछे मौजूद हर एलिमेंट के लिए होता है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसका मतलब ये जो ओ है, ओ के यहाँ पे क्या हो गए, केवल 3, क्योंकि यहाँ पे ये इसके आगे 3 लिखा है, तो ओ के हमारे पास कितने हो गए, 3 एटम्स हो गए। तो ये हमारे पास मेजरली यहाँ पे इतने रूल्स रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन रूल्स को अप्लाई करेंगे इक्वेशंस पे और देखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे होती है, और हम बैलेंसिंग के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उनकी बैलेंसिंग करेंगे। तो पहले तो मैं यही वाली इक्वेशन ले लेती हूँ जो हमने अभी तक बैलेंस आउट नहीं करी हुई है, विच इज Mg प्लस O2 दिस गिव MgO, राइट। तो अगर मैं देखूं, हमें एक एक एलिमेंट को देखना है और उस एलिमेंट के जो है नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड बराबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS फॉर ईच एलिमेंट। तो अगर मैंने इस पूरी रिएक्शन में से पहले मुझे कोई एक एलिमेंट उठाना होगा, मान लो मैंने Mg को उठा लिया, तो Mg के देखो ना नीचे कुछ है, यहाँ ना नीचे कुछ है ना आगे कुछ है, तो Mg का हमारे पास सिंपली कितना हो गया, 1 एटम हो गए। अगर मैं O को देखूं तो O के नीचे यहाँ पे 2 लिखा है, तो वही वाला केस है सेकंड वाला कि हमारे यहाँ नीचे जो भी लिखा होता है उतने हमारे पास एटम हो जाते हैं, तो हमारे पास कितने हो गए, 2 एटम हो गए। अगर मैं Mg को देखूं तो आपको मैंने क्या बोला था, सेपरेटली देखना होता है, कंपाउंड में भी आपको सेपरेटली देखना होता है। तो आपने अगर यहाँ पे देखा, आपका Mg में यहाँ पे क्या है, ना नीचे कुछ लिखा है ना आगे कुछ लिखा है, तो Mg के 1 एटम हो गए।
ओ को देखा आपने ना, ओ के नीचे कुछ लिखा है ना ओ के आगे लिखा है, तो यहाँ पे ओ के 1 एटम हो गए। अब आपने दोनों को कंपेयर करा कि Mg के 1 है, Mg के 1 है, ओ के यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो ओ तो बैलेंस नहीं है। अब हम यहाँ पे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो बैलेंसिंग कैसे होगी बच्चों, यहाँ पे जब 2 है और यहाँ पे 1 है और आपको कन्वर्ट करना है एक को उसी नंबर में, तो क्या होता है देखो 1 को किसी में भी बदलना होता तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, होता है कि नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। यहाँ पे हमें ओ को क्योंकि 2 में कन्वर्ट करना था तो हमने इसे यहाँ पे ओ के आगे लिख दिया 2। अब देखो वही चीज जो मैं आपको रूल में समझाना चाह रही थी कि आपने अगर यहाँ आगे कोई भी नंबर लिखा तो वो जो नंबर होता है वो वैलिड उसके पीछे मौजूद हर एलिमेंट के लिए होता है। तो आपने तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करा ओ को बढ़ाने के लिए, लेकिन ओ के साथ साथ यहाँ एमजी के भी बढ़ गए, यानी कि एमजी के पहले 1 थे उसे काट दो, और ओ के भी बढ़ गए, दोनों के अब यहाँ पे कितने हो गए, 2 एटम हो गए। तो यहाँ देखो, यहाँ तो आपका एम का केवल 1 था ना, अगेन वही वाली बात कि 1 को आपको उस नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपने इसे यहाँ पे क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा अब हमारी ये रिएक्शन बराबर है, आप इसे काट दो और यहाँ पे लिखो 2 एटम। अब आप देखोगे आपका Mg के भी 2 है दोनों तरफ और O के भी 2 है। सो नाउ दिस रिएक्शन इज द बैलेंस्ड आउट रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है, बैलेंस रिएक्शन हो गई है। हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं बैलेंसिंग का। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा H2 प्लस O2, दिस गिव H2। अब आप किसी भी पहले एक एलिमेंट को ले लो, मान लो मैंने H को ही ले लिया, तो H के नीचे लिखा है 2, तो यानी कि क्या हुआ यहाँ पे 2 एटम। हमने O को लिया, O के नीचे क्या लिखा है 2, तो यानी कि 2 एटम, ठीक है बच्चों। हम इस पूरे कंपाउंड को देख रहे हैं, तो कंपाउंड में आपको सेपरेटली देखना है एलिमेंट को। तो अगर मैंने H को देखा और तो H के नीचे 2 लिखा है, तो ये 2 केवल H के लिए है, तो यहाँ पे H के हो गए 2 एटम, और O के नीचे कुछ भी नहीं है ना आगे कुछ, तो O का हो गया 1 एटम। अगर आपने कंपेयर करा तो H के हमारे दोनों तरफ 2 एटम है, लेकिन O का हमारे यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो फिर वही बात की, अगर आपको इसमें O को डबल करना है तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने यहाँ पे इसके आगे लिख दिया 2। अब जैसे आपने इसको आगे 2 लिखा तो ये 2 तो फिर H के लिए भी बढ़ गया है ना, तो H के लिए भी बढ़ गया, तो ये हो गया हमारा H2H2O। तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू टू इज इक्वल टू आपका हो गया 4, यानी H के तो हमारे यहाँ पे हो गए 4, O के हमारे 2 बन गए लेकिन H के हमारे बन गए 4। तो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखा H के तो 2 ही है यहाँ पे। अब 2 को आपको 4 में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि अगर आपने इस यहाँ पे 2 रख दिया तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। अब आप कंपेयर करो, H में H के देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, O के देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। नाउ दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड आउट रिएक्शन। तो बच्चों आज अगर मैं अपना समरी बताऊं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा कि हमारे पास रिएक्शंस, हमने देखा कि हमारे आसपास कुछ चेंजेस होते हैं, हमने उन चेंजेस को ऑब्जर्व करा। चेंजेस से क्या होता है, हमारे साइंस में 2 तरह से डिवाइड होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल वो जहाँ पे कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, और केमिकल वो होता है जहाँ पे कंपोजिशन में चेंज होता है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल चेंजेस को पढ़ने वाले हैं और इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने कुछ फैक्टर्स देखे जिनसे हमें ये पता चलता है कि हाँ अच्छा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। और फिर मैंने आपको क्या करा कि ये रिएक्शंस तो आपने इस तरह की जो मैंने आपको एग्जांपल दी वो आपके आसपास जो होते हैं चेंजेस वो थे। अब आप क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हो तो आपका लैब वर्क होगा, अब आपको क्या होता है लैब में भी परफॉर्म करने होते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्टिविटीज। तो आपकी एनसीईआरटी में क्या एक पहली एक्टिविटी गिवन है ताकि आप लोग देख सको कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, क्या उसमें चेंजेस होता है। तो आपके पास जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है कि अब आप मैग्नीशियम के एक रिबन को जो है बॉन्ड करते हो, तो हमारे पास क्या कंपाउंड फॉर्म होता है, MgO फॉर्म होता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बात करी हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, क्या जरूरत हमें पड़ती है इक्वेशन की केमिस्ट्री में, राइट। इक्वेशन होता है हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट, बट मैथमेटिकल स्टेटमेंट की हमारी केमिस्ट्री में जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बिकॉज टू रिड्यूस आर एफर्ट्स, ठीक है बच्चों। फिर हमने यहाँ पे क्या बात करी, हमने यहाँ पे बात करी कि हमारा नहीं, हमारा इक्वेशन की हमने और बात करी कि हमारे इक्वेशन में राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास रिएक्टेंट होता है। और हमारे ये जो साइन होता है, एरो होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर हमने इक्वेशन के बारे में ये सारी बातें पढ़ने के बाद हमने क्या बात करी, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की बात करी कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं, क्यों जरूरी होती है, हमारा क्यों, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें फॉलो करना होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि हमने कैसे रिएक्शन को बैलेंस आउट कैसे कर सकते हैं, हमने उसके कुछ रूल्स पढ़े कि किस तरीके से कौन से रूल्स अप्लाई करके हम जो है रिएक्शंस को बैलेंस आउट करते हैं। और फिर हमने कुछ रिएक्शंस को बैलेंस्ड आउट करके देखा भी।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के चैप्टर में हम इतना ही रखते हैं। आगे हम अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे कि रिएक्शंस कितनी तरह की होती हैं और उनके और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल। थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग।